नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। गुजरात में फाइनल फेज के 93 सीटों पर वोटिंग आज दांव पर इन दिग्गजों के साथ। एमसीडी चुनाव में करीब 50% मतदान, ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। पिछली बार के मुकाबले 3% कम मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में देश का पहला विकलांग मेला का आयोजन, कलाकार और शिल्पकार को मिला मंच। विश्व मृदा दिवस आज, इस साल के थीम सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा देश में 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। केवीके ईस्ट खासी हिल्स द्वारा अनाथालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। वासीला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्रीमती शर्मिला ओसवाल का बयान। महाराष्ट्र में सोयाबीन की कीमतों में आई भारी गिरावट, किसान में चिंतित। किसानों ने कॉरपोरेट घरानों का फूका पुतला। बालोद में आज से शुरू होगी पेरोई, 5 दिन तक गन्ना लाने 500 किसानों को जारी किया टोकन। किसानों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का विशेष अभियान, बांटे 134 करोड़ रुपए के एग्री लोन। गया का पहला गांव जहां लोगों को मिलेगी मुफ्त रसोई गैस, लेकिन पैसों की जगह देनी होगी ये खास चीज। हजराबाद के किसानों ने ऑनलाइन फसल बिक्री में बनाया रिकॉर्ड, इनाम पोर्टल पर किया 9.6 करोड़ का व्यापार। खेत में किसान को मिला घड़ा, तोड़ा तो निकले सोने के सिक्के। दुनिया का सबसे महंगा आलू 50,000 रुपए किलो तक है कीमत, जाने क्या होती है इसकी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए लगभग 26,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी और बेटी के साथ नारायणपुरा में मतदान केंद्र पर वोट डाला। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में शिलाज अनुपम स्कूल में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मतदान करना हमारा अधिकार है, इसलिए सभी मतदाताओं को मतदान जरूर करना चाहिए। हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है तो हमें इस अधिकार का उपयोग कर भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के सभी 250 वार्डों के लिए रविवार को 5:30 बजे वोटिंग खत्म हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार करीब 50% मतदान हुआ है। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है। 2017 में 53.55% मतदान हुआ था, यानी अब तक के आंकड़ों की तुलना करें तो इस बार 3% तक कम वोटिंग हुई है। नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। इस बार भाजपा और आप के बीच कड़ा मुकाबला है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को शराब और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरे हुए हैं। वही दूसरी ओर आपका कहना है कि दिल्ली में गंदगी के लिए भाजपा जिम्मेदार है। वही भाजपा और आप ने वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लिस्ट से नाम काटे जाने को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि सुभाष मोहल्ला वार्ड बीजेपी समर्थक 450 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो बिना वोट डाले लौटे हैं। दिल्ली चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने एमसीडी चुनाव में इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट का उपयोग किया है। लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने से उसका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में आयोजित दिव्य कला मेला 2022 में कलाकार और शिल्पकार एकत्रित हुए हैं, जिसका उद्घाटन 2 दिसंबर को इंडिया गेट के कर्तव्य पथ पर हुआ। इस तरह का यह पहला आयोजन है जहां देश भर से विकलांग कलाकार और शिल्पकार आतंकों को अपनी कला दिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देश भर के 22 विभिन्न राज्य के 200 से अधिक कलाकारों और शिल्पकारों ने इसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यह मेला विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों की कला और शिल्प कौशल को जनता के सामने प्रदर्शित करने वाला पहला मेला है। इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय और आधाकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधाकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। यह दिव्य कला मेला 2022 6 दिवसीय मेला है, जिसमें शिल्पकारों और उद्यमियों के लिए अन्य उद्यमियों और व्यापारियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के साथ आमने सामने आने का अवसर है, ताकि वे अपना राजस्व बढ़ा सके। इस दौरान यह मेला 2 से 7 दिसंबर तक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। आज विश्व मृदा दिवस है। हर साल 5 दिसंबर को ये मृदा दिवस मनाया जाता है और इसके उद्देश्य मिट्टी के महत्व को उजागर करना है। मृदा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मिट्टी के महत्व के बारे में लोगों को बताने और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। दरअसल प्रदूषण और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की क्वालिटी हर साल कम हो जाती है। यह एक गंभीर समस्या है। सॉइल डिग्रेडेशन से ऑर्गेनिक पदार्थों का लॉस होता है।
और मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। ऐसे में लोगों को इस बारे में जागरूक करना बेहद जरूरी है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार विश्व मृदा दिवस की इस साल की थीम है सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। इसका उद्देश्य सॉइल मैनेजमेंट में बढ़ती चुनौतियों का समाधान कर मिट्टी के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी में सही सुधार के लिए सोसाइटीज को प्रोत्साहित कर हेल्दी इकोसिस्टम और मनुष्य के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट को बनाए रखना है। मृदा दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में 22 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 113 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 8,811 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 2,395 विलेज लेवल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। केवी के ईस्ट खासी हिल्स द्वारा अनाथालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विशेष स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा गया है। बसीला ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्रीमती शर्मिला ओसवाल ने 24 नवंबर 2022 को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्री लॉन्च समारोह के दौरान बाजरा उत्पादों के कुछ स्वस्थ लाभों को साझा किया है। महाराष्ट्र की कई मंडियों में सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। किसान अब सोयाबीन का भंडारण करने पर रहे हैं और सोयाबीन का रेट 4,600 लेकर 4,770 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। राज्य के सोयाबीन उत्पादक परेशान हैं और सोयाबीन की कीमतों में तेजी आई है और गिरावट के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जिले में एक सप्ताह में सोयाबीन के भाव में 900 रुपए की गिरावट आई है। वर्तमान में सोयाबीन 4,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। किसान कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से किसान असमंजस की स्थिति में है। इसलिए विशेषज्ञों ने किसानों से बाजार की समीक्षा कर सोयाबीन बेचने की सलाह दे रहे हैं। पिछले सप्ताह नंदुरबार जिले में किसानों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन के बड़े पैमाने पर बुआई की है। ज्यादातर जगहों पर किसानों ने सोयाबीन की फसल काट ली है और कटी हुई सोयाबीन अब बिक्री के लिए नंदुरबार मार्केट कमेटी में आ रही है। लेकिन सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के चलते किसान अब सोयाबीन का स्टॉक करने को सोच रहे हैं। रविवार को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगुवाई में डीसी दफ्तर के बाहर लगाए गए पक्के धरने के 9वें दिन किसानों ने कॉर्पोरेट घरानों का पुतला फूंका और प्रदर्शन किया। इस दौरान कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष जसबीर सिंह और जिला प्रधान इंद्रजीत सिंह बाट ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर 5 दिसंबर को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से प्रदेश भर के संसद सदस्यों को मांग पत्र दिए जाएंगे और 7 दिसंबर को डीसी दफ्तरों के मुख्य गेटों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 12 दिसंबर को मंत्रियों विधायकों के घरों के समक्ष विशाल धरने दिए जाएंगे। इसके बाद 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक सभी टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। किसान पदाधिकारियों ने कहा कि अगर पंजाब और केंद्र सरकार ने उनके मसलों का हल नहीं किया तो फिर प्रदेश कमेटी की मीटिंग कर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बड़े संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। बालोद जिले के एकमात्र शुगर मिल करकाभाट में सोमवार से मशीनों की पूजा के बाद पेराई शुरू हो जाएगी। अगले 5 दिन तक गन्ना लाने के लिए जिले के 500 किसानों को टोकन जारी किया जा चुका है। प्रबंधन के अनुसार रोजाना 100 किसान 500 से 700 टन गन्ना लाएंगे, जिसकी पेराई होगी। पेराई का यह 13वां सीजन है। दिसंबर के पहले सप्ताह से गन्ने की पेराई शुरू करने की प्लानिंग बनी हुई थी, जिसके अनुसार किसानों को टोकन जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार सुबह से किसान गन्ना लाएंगे, जिसके बाद शाम या इसके पहले नियमित पेराई शुरू की जाएगी। मशीनों का मेंटेनेंस कार्य पूरा होने का दावा विभागीय अफसर कर रहे हैं। इस सीजन 65,000 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई से 66,000 क्विंटल शक्कर उत्पादन का लक्ष्य है। जिले में कुल 1235 हेक्टेयर रकबा में गन्ना की खेती हो रही है। लक्ष्य अनुरूप जिले से गन्ना नहीं पहुंचेगा, इसलिए दूसरे जिले के गन्ने की भरोसे पेराई और शक्कर उत्पादन होगा। कृषि विभाग के अनुसार तमाम प्रयास के बावजूद जिले में सिर्फ 1235 हेक्टेयर रकबे में गन्ना लग पाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खेती कार्यों में किसानों की पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए हाल ही में अपना विशेष किसान पखवाड़ा मनाया और बैंक किसानों की कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है, जिसमें बैंक कर्मी खुद किसानों तक पहुंचते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी दी कि 15 दिन का ऐसा ही एक कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य में 30 नवंबर को संपन्न हुआ है और इस कार्यक्रम में बैंक ने किसानों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की एग्री लोन बांटे हैं, जिससे वो खेती से जुड़े कामकाज को बिना किसी चिंता के समय पर पूरा कर सके।
विशेष अभियान को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने जानकारी दी कि तमिलनाडु में हाल ही में हुए किसानों तक पहुंच बनाने के लिए 15 दिन के कार्यक्रम के तहत यहां 134 करोड़ रुपए के कृषि ऋण मंजूर किए गए हैं। बड़ौदा किसान पखवाड़े के 5वें संस्करण का आयोजन यहां 15 से 30 नवंबर तक हुआ। इसमें बैंक की 161 उर्दू शहरी और ग्रामीण शाखाओं ने हिस्सा लिया। बिहार के गया जिले के इस गांव में लोगों को मुफ्त रसोई गैस दी जाएगी। वही किसानों को मुफ्त गैस देने के बदले गोबर घरों से निकलने वाला और कचरा समेत अन्य चीजें प्रशासन को देनी होगी। जानकारी के मुताबिक जिले के बोधगया प्रखंड के बत्सपुर गांव के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के ठोस तहत गोवर्धन योजना के लिए चुना गया है। बताया जा रहा है कि बीते 7 नवंबर को कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने यहां पर भूमि पूजन किया था। इस योजना के तहत गाँव के कई घरों में रसोई गैस पहुँचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अभी गांव के बाहर चैम्बर का निर्माण किया जा रहा है, फिर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। दरअसल इस गांव के लोगों को मुफ्त रसोई गैस मिलेगी, लेकिन इसके बदले ग्रामीणों को घरों से निकलने वाला जैविक कचरा देना होगा, जैसे कि गोबर, खेतों से निकलने वाली पराली, घरों से निकलने वाला कचरा इत्यादि। वह स्थानीय उप मुखिया का कहना है कि गया जिले का ये पहला गाँव होगा जहाँ पर ग्रामीणों को गोबर के बदले रसोई गैस मिलेगी। रसोई गैस का निर्माण ग्रामीणों द्वारा दिए जाने वाले गोबर सहित अन्य जैविक कचरे से होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। बता दें कि योजना की लागत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। हजारीबाग के किसानों ने कृषि उत्पाद के ऑनलाइन व्यापार में पूरे झारखंड में अव्वल स्थान हासिल किया है। चालू वित्तीय वर्ष में यहां के किसानों ने 9 करोड़ से 60 लाख रुपए का ऑनलाइन व्यापार किया है। यह व्यापार ई-नाम पोर्टल के माध्यम से किया गया है, जहां किसान 291 तरह के उत्पादकों की ऑनलाइन बिक्री करते हैं। हजारीबाग के किसान साल 2016 से इस पोर्टल से जुड़ गए थे। पहले वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में 50,000 रुपए का व्यापार हुआ था। वर्ष 2017 से 18 में 19.56 लाख रुपए, 2018 और 19 की बात करें तो इसमें 50.39 लाख रुपए, 2019 से 20 में 142.9 लाख रुपए, 2021 में 960 लाख रुपए का व्यापार हजारीबाग से हुआ है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मंडल के एडुवाला पोलम गांव में एक किसान पाइपलाइन की खुदाई कर रहा था। इस दौरान उसके साथ घटना हुई जिससे वो हैरान रह गया। उसे मिट्टी का एक घड़ा मिला जिसे तोड़ने पर 17 सिक्के निकले। इस घटना ने इलाके में हलचल बढ़ा दी है। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। सभी के घरों में इससे कई तरह के स्वादिष्ट डिश बनते हैं। जब भी आप मार्केट जाते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30 से 70 रुपए किलो के बीच आलू की कीमतें रहती है। ऐसे में अगर 1 किलो आलू की कीमत 40 से 50 हजार रुपए बताए जाने लगे तो आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे। इस पर आप विश्वास ही नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये सच है कि दुनिया में आलू की एक ऐसी वैरायटी की खेती होती है जिसके 1 किलो की कीमत 50,000 के करीब है। ला बॉनेट नाम के इस आलू की खेती फ्रांस के द्वीप में की जाती है। वह रेतीली मिट्टी पर इसकी खेती होती है। समुद्री शैवाल इसके खाद के तौर पर काम करते हैं। कहा जाता है कि इसकी खेती सिर्फ 50 वर्ग मीटर की जमीन पर ही की जाती है। स्ट्रॉबेरी की खेती से अच्छी कमाई। महाराष्ट्र के कई जिलों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ठंड के इन दिनों में किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर अच्छी उपज और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में स्ट्रॉबेरी की काफी डिमांड रहती है। अब स्ट्रॉबेरी की खेती पहाड़ी इलाकों या ठंडे इलाकों तक ही सीमित नहीं रह गई है। क्षेत्र में भी सही नियोजन किया जाए तो स्ट्रॉबेरी की खेती की जा सकती है। इस फसल से किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। वही पॉली हाउस में या संरक्षित विधि से खेती करने वाले किसान अन्य महीने में भी बुआई करते हैं। स्ट्रॉबेरी की बुआई से पहले की तैयारी बहुत जरूरी है। खेत की मिट्टी पर विशेष काम करना होता है और कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक खेती की मिट्टी को बारीक करने के बाद क्यारियां बनाई जाती है, क्योंकि क्यारियों की चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई 3 मीटर के आसपास होनी चाहिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। सामान्य तौर पर स्ट्रॉबेरी की बुआई सितंबर और अक्टूबर में की जाती है, लेकिन ठंडी जगहों पर इसे फरवरी और मार्च में भी बोया जा सकता है। देश के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। इसकी वजह से यहाँ ठंड बढ़ गई है। वहीं कुछ जगहों पर कोहरे की चादर ने लोगों को भीषण सर्दी का एहसास कराना शुरू कर दिया है। सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कई प्रदेशों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ जाएगी। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में आज सोमवार को बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में आज सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में रात के तापमान गिरने से ठंड का असर देखने को मिलेगा। हालांकि दिन में तेज धूप ने लोगों को ठंड से राहत पहुंचाई। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते से पहले दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी महसूस नहीं होगी। इसके बाद दिल्ली के कई हिस्सों में कपाने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है, विश्व में कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 मैक्सिको, नंबर 4 ब्राजील। तो देर किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।